अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़ारूक हैदर है और आप देख रहे हैं चेक फैक्ट। आज का हमारा टॉपिक वो है जो हर इंसान को जिसकी नीड होती है, फ़कीरों को भी जिसकी ज़रूरत होती है, बादशाहों को भी जिसकी ज़रूरत होती है, दैट इज़ मनी, पैसा। कहा जाता है कि मनी इज़ नॉट द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ, बट इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ। अब सबसे पहले हम ये बताते हैं कि मनी असल में है क्या। किसी भी इकॉनमी में या किसी मुल्क में या किसी एक सिस्टम के अंदर चीज़ों को खरीदने और बेचने के लिए जो एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट किया जाता है उसे मनी कहते हैं। मनी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मनी की डिफरेंट टाइप्स, प्रॉपर्टीज़ और इसकी हिस्ट्री, इसका प्रेजेंट और इसका फ्यूचर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मनी की हिस्ट्री की तरफ। मनी की हिस्ट्री जितनी इंसान की हिस्ट्री है उतनी मनी की हिस्ट्री है, क्योंकि जब इंसान पैदा हुआ, वो कम्युनिटी में रहना शुरू हुआ, उसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, तो कोई ना कोई एक वैल्यू सिस्टम चाहिए था उन चीज़ों को परचेज़ करने के लिए। तो कहा यह जाता है कि 6000 साल पहले एक सिस्टम चलता था जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते थे। अगर किसी के पास फॉर एग्ज़ाम्पल व्हीट पड़ी है, अनाज पड़ा है और उसे दूध चाहिए, तो वो उस बंदे से दूध लेगा जिसके पास दूध होगा और उसे अनाज की ज़रूरत होगी। तो इस तरह लोग एक दूसरे को अपनी चीज़ें देकर सर्विसेज ले लेते थे, उनसे काम ले लेते थे, हंटिंग के टूल्स ले लेते थे और इस तरह ये सिस्टम चलता रहा। लेकिन इस सिस्टम का एक बहुत बड़ा फ्लॉ था, वो ये जिसे हम ट्विन कोइंसिडेंस कहते हैं। अगर दोनों पार्टीज़ को जो दोनों के पास चीज़ें हैं अगर उसकी ज़रूरत होगी तो फिर ये डील क्रैक होगी। इसलिए ये सिस्टम ज़्यादा देर नहीं चल सका और इस सिस्टम का कोई नेमुल बदल चाहिए था। इसके अलावा इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने चीज़ों को वैल्यू करना शुरू कर दिया। साल्ट, लाइफ स्टॉक जिसमें शीप्स, काउज आती थी, स्टोन्स, एग्रीकल्चर टूल्स जो स्टोन से बनते थे, इनकी बहुत वैल्यू होती थी। ह्यूमन बीइंग टूथ, इवन के राय स्टोन्स, शेल्स, उसके अलावा इंसानों को भी एज आ मनी यूज़ किया गया यैप आइलैंड में और पुराने वक्तों में। इसके साथ साथ जो इंसान इवाल्व होता गया, उन्होंने नीड चेंज होती रही और पता चलता रहा कि इस सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं। इस सिस्टम में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है किसी चीज़ की। लोग नायाब चीज़ तो ढूंढ लेते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता था कि इस चीज़ के मुताबिक हमें कौन सी चीज़ को बाय करना चाहिए या कौन सी कर सकते हैं भाई। 600 से 700 BC में जाकर लाइडिन्स एक एम्पायर थी जो आज वेस्टर्न मॉडर्न टर्की के एरिया में रहती थी। उनके बादशाह ने एक कॉइन इंट्रोड्यूस कराया जो गोल्ड और सिल्वर से मिलकर बनता था। उस कॉइन के ऊपर उन्होंने अपनी एम्पायर की स्टैंप लगाई और यूँ पहला कॉइन दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ और उसे देखी देखी मुख्तलिफ एम्पायर्स ने अपने अपने कॉइन्स इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिए। इसके बाद ये कॉइन्स का भी एक मसला था। वो कॉइन्स का ये मसला था कि ये काफ़ी हैवी होते थे। इवन के कुछ एरियाज़ में 1 पाउंड साल्ट लेने के लिए 1.5 पाउंड कॉइन्स आपको चाहिए होते थे, जो लॉजिकली कोई सेंस नहीं रखते थे कि अगर आपने 1 kg कोई चीज़ लेनी है तो आपने 1.5 kg उसके बदले देना है कॉइन्स। चाइना में 12th सेंचुरी में टेंग डेंसिटी के अंडर पहला करेंसी नोट ईजाद किया गया। जब चाइना में पहला पेपर इन्वेंट हुआ तो उसी के साथ उन्होंने पेपर करेंसी को ईजाद किया। स्टार्ट में चाइनीज़ एम्पायर और चाइनीज़ किंग लोगों से उनके गोल्ड और मेटल्स लेते थे और उनके बदले उन्हें पेपर करेंसी देते थे, जिनका नाम होता था IOU। IOU इज़ अ इंग्लिश वर्ड जिसका मतलब है कि मैंने तुम्हारे से ये चीज़ ली और मैंने तुम्हें इसके बदले कुछ ना कुछ वापस करना है। तो ये ईजाद थी हमारी पहली पेपर करेंसी की, जो आहिस्ता आहिस्ता इवाल्व होते आज तक की पेपर करेंसी तक पहुंच गई। जो ही चाइना की पेपर करेंसी पूरी दुनिया में आम हुई तो कहा जाता है एवरीबॉडी वांट प्रोग्रेस बट नोबॉडी वांट चेंज। तो कुछ लोगों ने इसे यूज़ किया और कुछ लोगों ने कहा कि ये तो हम अपने प्रीशियस मेटल्स दे के ले रहे हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो खैर वो चलती गई और इस तरह ईजाद हुआ बैंकिंग सिस्टम। फिर 17th सेंचुरी में आके यही बैंकिंग सिस्टम यूरोप में आया और यूरोप से यही IOUs ब्रिटिश कॉलोनी ने अमेरिका तक पहुंचा। अब जो हिस्ट्री इवाल्व होती रही, ये करेंसीज कन्वर्ट होते रहे इन डिफरेंट कंट्रीज़ और इसी तरह सबसे पहला जो करेंसी ऑफिशियल जो आज चल रही है दैट इज़ पाउंड, जो 350 ईयर्स पुरानी है। अब हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ मनी क्या है। बेसिकली इकोनॉमी के डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने मनी को 4 टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट टाइप इज़ रिप्रेजेंटेटिव मनी, सेकंड इज़ कमोडिटी मनी, थर्ड इज़ फिएट मनी, फोर्थ इज़ डिजिटल मनी या बैंकिंग मनी। कमोडिटी मनी वो जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि किसी न किसी कमोडिटी के अगेंस्ट या कमोडिटी एज अ मनी यूटिलाइज हो। जैसे आपके पास व्हीट है, गोल्ड है, सिल्वर है, आप गोल्ड पकड़े अमेज़न के जंगल में चले जाएं और किसी को गोल्ड दें तो वो एज अ मनी यूज़ करेगा और उस गोल्ड को लेके आपको उसके बदले अपनी सर्विसेज या दूसरे गुड्स दे देगा। सेम इसी तरह रिप्रेजेंटेटिव मनी वो मनी है जिसके अगेंस्ट IOUs मिलते थे या पुराने वक्तों में जब बैंक्स में गोल्ड के अगेंस्ट करेंसी प्रिंट होती थी और वो आवाम को मिलती थी, इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी। नंबर 3 पे जो आती है फ़ैट मनी। फ़ैट मनी इज़ अ करेंसी जो आजकल हम यूज़ करते हैं
اس کے پیچھے کوئی ایسیٹس یا کوئی کموڈیٹی نہیں ہوتی، یہ ان گڈ فیتھ گورنمنٹ ایشو کرتی ہے اور گورنمنٹ ہی اسے بیک کرتی ہے۔ اگر آپ اپنے نوٹ نکالیں گے تو اس کے اوپر جس بھی کنٹری میں ہو، انڈیا، پاکستان، یہ ادھر کے سینٹرل بینک گورنمنٹ گارنٹی پہ دیتی ہے اور ادھر اسٹیٹ بینک یا سینٹرل بینک جو بھی اس کنٹری کا ہوگا اس کے سگنیچر آپ کو مل جائیں گے۔ تو دس از فیٹ منی۔ اور نمبر 4 از بینکنگ منی اور ڈیجیٹل منی۔ یہ وہ منی ہے جو بینکس یوز کرتا ہے، جیسے کریڈٹ کارڈ، لونز، ڈیٹ، کریڈٹ، ریسیویبلس، پیبلس، تو یہ بھی ایز اے منی یوز ہوتا ہے۔ اب ہر چیز ایک پراپرٹی رکھتی ہے، اس طرح منی کی بھی ڈفرینٹ پراپرٹیز ہیں، جیسے ٹرانسفریبل ہونی چاہیے، ایک جگہ سے ہم دوسری جگہ لے جائیں۔ فنجیبل ہونی چاہیے۔ فنجیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس $1 ہے تو $1 کے اگینسٹ آپ کو اس کی ویلیو کی کوئی بھی چیز آپ لے سکتے ہو۔ ریکوگنائزیبل ہونی چاہیے کہ آپ کے کمیونٹی میں، آپ کے ایریا میں، آپ کے لیجسلیشن میں اس چیز کو لوگ ریکوگنائز کریں۔ اور ڈیوریبل ہونی چاہیے، یعنی آپ کے پاس اگر پڑی ہے تو وہ پائیدار اور لانگ ٹرم کے لیے، یہ نہیں کہ 3 دن بعد وہ چینج ہو۔ تو یہ کچھ منی کی پراپرٹیز ہیں۔ اب ایک ایسی ٹرم جس کو منی کے ساتھ عموماً انٹر ریلیٹیبل یوز کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اس کے ڈفرینسز کا کوئی بڑا زیادہ آئیڈیاز نہیں ہے، دیٹ از منی اینڈ کرنسی۔ منی اینڈ کرنسی بیسکلی بڑا تھوڑا سا ڈفرینس ہے ان دونوں کے درمیان۔ منی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کی انٹرنسک ویلیو ہوتی ہے جو ٹائم ٹو ٹائم ڈکریز نہیں ہوتی، اور کرنسی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کی انٹرنسک ویلیو نہیں ہوتی، وہ ٹائم کے ٹائم ڈکریز اور انکریز ہو سکتی ہے اور ہم اسے یوز کرتے ہیں ایز اے فیس ویلیو۔ فار ایگزامپل جیسے گولڈ از اے منی، جبکہ اگر کرنسی کی طرف دیکھے جائیں جو آج ہم بینکنگ نوٹس یوز کرتے ہیں، ان کی ویلیو کم بھی ہو جاتی ہے اور زیادہ بھی ہوتی ہے انٹرنیشنل ایکسچینجز کے تھرو۔ جیسا کہ ایک فن فیکٹ ہے، 1944 میں ورلڈ وار 2 کے جتنے بھی پرزنرز کو قید کیا جا رہا تھا تو وہ وہاں اپنی یوٹیلائزیشن سروسز ایک دوسرے سے لینے کے لیے، ایک دوسرے سے سامان ایکسچینج کرنے کے لیے سگریٹ، تمباکو کو ایز اے کرنسی یوز کر رہے تھے۔ جو لوگ نان اسموکر تھے وہ بھی اسے ایز اے کرنسی یوز کرتے تھے اور ایک دوسرے کو دے کے اس کے بدلے اس کی چیزیں لیتے تھے۔ تو دس از اے ایگزامپل آف کرنسی۔ کرنسی ڈی ویلیو ہونے کے مختلف عوامل ہوتے ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، گورنمنٹ کی پالیسیز نہ ٹھیک ہونا، اور انٹرنیشنلی کوئی کنٹری پہ پریشر آنے اور ڈیٹ ڈیفالٹ کی وجہ سے کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے۔ اس کی سب سے امپورٹنٹ ایگزامپل ربل، جو یو ایس ایس آر تھا اس کی کرنسی کا نام ربل تھا، جو اب رشیا میں چلتی ہے۔ ربل 1991 میں جب یو ایس ایس آر ڈیوائڈ ہو رہا تھا ان ڈفرینٹ اسٹیٹس، تو ربل کی ویلیو تھی 1.8 ربل از ایکول ٹو $1۔ ود ان 6 to 7 ایئرس جب فائنینشیل کرائسس کی طرف نیو رشیا جانا شروع ہو گیا، یہ 6 to 7,000 ربل $1 کے برابر ہو گئے۔ اس طرح اس نے اپنی ویلیو ڈیکریز کی۔ اب یہاں میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کرنسیز کو پرنٹ کیسے کیا جائے۔ پہلے وقتوں میں تو کرنسیز کو پرنٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسیٹ چاہیے ہوتا تھا، اور موسٹ امپورٹنٹ ایسیٹ ہوتا تھا گولڈ۔ 1944 سے پہلے ہر کرنسی کے اگینسٹ جو بھی کنٹری کرنسی پرنٹ کرتا تھا اس کے بیک پہ ایسیٹ کے طور پہ گولڈ رکھا جاتا تھا۔ جس ملک کے پاس جتنا گولڈ ہوتا تھا وہ اتنی کرنسی پرنٹ کر سکتا تھا۔ 1944 میں ورلڈ وار کے کرائسس کے دوران پرنٹنگ منی کی سٹارٹ ہو گئی، اور جس کی وجہ سے اکنامک ڈیفالٹ آیا۔ اس سے پہلے 1930 تک ایون کے ڈالرز کے اگینسٹ اس طرح بیک کیا جاتا تھا گولڈ کو کہ اگر آپ $1 کا یا $10 کا یا $100 کا بل لے کے بینک میں جاتے تھے تو وہ آپ کو اس کے اگینسٹ جتنا گولڈ بنتا تھا وہ گولڈ دیا جاتا تھا۔ لیکن 1933 میں جب فائنینشیل کرائسس آ گیا امریکہ میں تو انہوں نے گولڈ دینا بند کر دیا، جبکہ ان کی کرنسی ابھی بھی گولڈ کے اگینسٹ ہی پرنٹ ہوتی تھی۔ پھر 1944 میں ایک امپورٹنٹ ڈیسیژن لیا گیا آفٹر ورلڈ وار کہ دنیا کی ایکسچینجز کو کیسے اسٹیبلائز کیا جائے۔ اس کے لیے بریٹن ووڈ ایگریمنٹ ہوا۔ نیو ہیمپشائر ایک شہر ہے، اس کے اندر بریٹن ووڈ ایک جگہ ہے، اس کے ہوٹل میں 7 دن دنیا کے لیڈرز آئے 44 کنٹریز کے، وہ 44 کنٹریز جو ڈیولپنگ نیشن میں تھی۔ انہوں نے وہاں ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سارے اپنے کرنسیز کو ڈالر کے اگینسٹ پیک کریں گے۔ اب پیک کرنا کیا ہوتا ہے؟ پیک کرنا فکس کرنا کہ اگر ڈالر اوپر جا رہا ہے ہماری کرنسی بھی اس کے ساتھ ایک فکس ریشو کے ساتھ انکریز کرے گی یا ایک فکس ریشو کے ساتھ ڈیکریز کرے گی۔ اب ڈالرز کی بیک کرے گا گولڈ اور باقی ساری کرنسیز بیک کریں گی ڈالر کو۔ تو یہ ایک ایگریمنٹ ہوا جس کے بعد ساری دنیا میں اپنی کرنسیز جو کنٹریز تھی انہوں نے اپنی کرنسی کو پیک کر لیا ڈالر کے ساتھ۔ جو وقت گزرتا گیا کرنسیز اسٹیبلائز ہوتی رہی، تو آہستہ آہستہ امریکہ انسٹیبل ہوتا رہا اور وار کے اندر اس کی اکانومی جانا شروع ہو گئی اور انفلیشن انکریز ہونا شروع ہو گئی۔ اس ساری چیزوں کو دیکھ کر اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن نے ایک پریس کانفرنس کی اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب یو ایس جو ڈالر ہے وہ بیک نہیں کرے گا گولڈ کو، اور یو ایس کین پرنٹ اینی منی، اور یہ جو پرنٹنگ ہوگی ملک کی اکانومی کو دیکھ کر فیڈ یہ ڈیسائیڈ کرے گا اور
डॉलर जो होगा वो इन गुड फेथ अमेरिका पूरी दुनिया को देगा। और उस तरह 1944 से जो अमेरिकन डॉलर की सुपरमेसी थी वो बरकरार रही, और इस तरह ब्रेटन वुड एग्रीमेंट 1971 को ख़त्म हुआ। तो इस प्रोसेस को कहते हैं निक्सन शॉक। अब यहाँ मैं बताता चलूँ कि ब्रेटन वुड एग्रीमेंट में दो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट दुनिया में कायम हुए, जिनका नाम IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। ये उसी एग्रीमेंट के थ्रू ये दो इंस्टीट्यूट हुए जो दुनिया की फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स को आज तक कंट्रोल करता है। अब थोड़ा सा मैं पैगिंग ऑफ करेंसी का बता दूं। पैगिंग ऑफ करेंसी एक किसी भी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप अपनी करेंसी को पैक कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। लाइक अगर आप इंपॉर्टेंट कंट्रीज रियल टाइम एग्जांपल्स देखें तो आपको सऊदी रियाल, आपके पास हांगकांग डॉलर। अब सऊदी रियाल जो है आज से 20 साल पहले भी और आज से 20 साल बाद भी 3.75 सऊदी रियाल के अगेंस्ट आपको $1 मिलेगा। सेम इसी तरह हांगकांग 7.75 से 7.85 के अगेंस्ट आपको $1 मिलेगा। तो ये सारी जो करेंसीज होती हैं ये किसी बड़े मुल्क के साथ अपनी करेंसी को पैक कर लेती हैं। इंटरनेशनली अगर क्राइसिस में बड़े मुल्क की करेंसी नीचे आती है तो इनकी करेंसी भी ऑटोमेटिकली वैल्यू लूज़ करती है, अगर नहीं आती तो इनकी भी ऑटोमेटिकली ऊपर जाती है। तो दिस इज़ पैगिंग। ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज़ ने डॉलर के साथ अपनी करेंसी को पैक किया हुआ है। इवन कि पाकिस्तान ने भी 1980s तक अपनी करेंसी को डॉलर के साथ पैक किया था। अब पाकिस्तानी करेंसी 1980s के बाद ये फ्री फॉल में है। हम सब के दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि अगर इतना इजी है करेंसी को प्रिंट करना और उसकी बैक पे कोई एसिड नहीं है, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के बाद कोई भी कंट्री कितना भी पैसा प्रिंट कर सकता है, तो क्यों नहीं कंट्रीज पैसा प्रिंट करके अपने इर्द गिर्द लोगों को देते और खुशहाली आती है। इकोनॉमी में हर चीज़ सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंड करती है। पाकिस्तान में या इंडिया में पैसा प्रिंट करके लोगों को 10-10 लाख रुपया दे देंगे, तो आप जब उनके पास कोई चीज़ लेने जाएंगे तो वो चीज़ आपको इतनी महंगी मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी 10 लाख तो उसके पास पड़ा है, उससे एक्स्ट्रा उसने लेना है। अगर आप इवन के हेयर ड्रेसर के पास कटिंग करवाने जाएंगे तो हो सकता है वो 10 लाख रुपए में कर। इसकी सबसे बड़ी जिंदा एग्जांपल स्टार्टिंग 2000 में जिम्बाब्वे ने प्रिंटिंग शुरू कर दी अपने पैसों की और लोगों को पैसा देना शुरू कर दिया। तो उधर इतनी महंगाई आ गई कि हर घंटे के बाद चीज़ें डबल होना शुरू हो गई, और यहाँ तक कि एक बनाना या एक ब्रेड के लिए उन्हें पैसों का एक पूरी सैक लेके जानी पड़ती थी, पाइल लेके जानी पड़ती थी, फिर जाके एक बनाना मिलता था। इसी वजह से उनका जो सबसे बड़ा करेंसी नोट है जिम्बाब्वे का, वो आज भी 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वेन डॉलर्स का है। और अब उसकी करेंसी इस तरह कोलैप्स कर गई है कि जिम्बाब्वे में 98% लोग USD डॉलर यूज़ करते हैं फॉर एक्सचेंज और गुड्स और वैल्यू के लिए। तो ये फाइट मनी जो आज चल रही है ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ट्रस्ट पे चल रही है, इसके अलावा इसके पीछे कोई बैक नहीं है। कौन ये डिसाइड करता है कि कितने पैसे प्रिंट करने हैं? ये हर मुल्क का एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, अमेरिका FED है, कनाडा का बैंक ऑफ कनाडा है, इंग्लैंड का बैंक ऑफ इंग्लैंड है। तो ये वो डिसाइड करते हैं सप्लाई एंड डिमांड को देख के कि कितने पैसे प्रिंट होने चाहिए और कितने पैसे सर्कुलेशन से वापस गवर्नमेंट को बारो करने हैं। इस तरह ये सारा कुछ डिसाइड होता है। ये है करंट पिक्चर ऑफ मनी। अब आगे जाके जो फ्यूचर ऑफ मनी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 2 से 3 किस्म की आगे थेरीज हैं जिसके ऊपर बिलीव किया जा रहा है। वन इज़ डिजिटल मनी। काफ़ी कंट्रीज इवन स्वीडन में 100% डिजिटल करेंसी स्टार्ट हो गई है। इन्हें कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDCs। तो ये जो CBDCs हैं ये काफ़ी कंट्रीज़ में चले गए। इवन आप अगर यूरोप में चले जाएँ या अमेरिका में चले जाएँ और कनाडा में चले जाएँ और आपके पास एक माह कैश नहीं है और आपके वॉलेट में डिजिटल करेंसीज है, तो आप हर स्टोर पे, हर दुकान पे, हर इंसान के साथ हर रेंट आप थ्रू डिजिटल करेंसी पे कर सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ये मिडल ईस्ट और एशियन कंट्रीज़ में भी ये चीज़ डेवलप हो रही है। इवन के एक अंडर डेवलप्ड कंट्री कीनिया, उन्होंने पैसों के नाम से अपनी करेंसी लॉन्च की है जो वो कन्वर्ट करेंगे इन 2030 तक 100% वो करेंसीज पे कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी तक इंडिया में ये बड़ी तेज़ी से UPI सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, इसी तरह पाकिस्तान में भी ये क्रिएट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 3 to 5 ईयर ऑलमोस्ट 90% ऑफ वर्ल्ड करेंसी विल बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी की एक टाइप जो आजकल सबसे ज़्यादा ज़ेरे बहस आती है और जिसके बारे में बहुत आर्ग्यू और डिबेट्स किए जाते हैं, दैट इज़ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली क्या है? क्रिप्टो करेंसी बेसिकली इज़ अ पीपल मनी। ये जो आज हम करेंसीज यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ गवर्नमेंट मनी, कि आपने करेंसी लेनी है गवर्नमेंट के सेंट्रल बैंक से ले रहे हैं, आपने करेंसी किसी को देनी है थ्रू बैंकिंग चैनल जा रहा है और इसमें सारा सेंट्रलाइज्ड बैंक इन्वॉल्व है। क्रिप्टो करेंसी इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड मनी। इट्स अ कोड जो आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र करते हैं और वो ऐसा कोड है जो एक यूनिक कोड है जिसे कोई
हैक नहीं कर सकता। कहा जाता है एक क्रिप्टो करेंसी या एक बिटकॉइन को हैक करने के लिए 1 बिलियन ईयर्स चाहिए। इस तरह वो अपनी कोडिंग को यूनिकली चेंज करता रहता है नैनो लेजर्स की फॉर्म में। इस करेंसीज के बारे में कंट्रीज़ अभी रेगुलेशंस बना रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस चीज़ पे उनका कंट्रोल नहीं होगा तो वो चीज़ ज़्यादा देर वो चला नहीं सकते, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी से इलीगल बाइंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि दिस इज़ द फ्यूचर, और ये फ्यूचर में आएगी और इसमें नैनो सेकंड्स में आप अपनी ट्रांजैक्शंस को फुलफिल कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर फन फैक्ट मैं आपको बताऊं तो यही बिटकॉइन जो 2009 में आया था और 2011 में $1 का एक बिटकॉइन था, आज इन 2024 एक बिटकॉइन इज़ नियरली $45,000। तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई है, लोगों को इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, काफ़ी लोगों ने इसे बाय करके एज अ स्टोर वैल्यू इसे रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि फ्यूचर इज़ डिसेंट्रलाइज्ड, जहाँ जिस किसी का कंट्रोल ना हो, हमारे पैसों पे हमारा ही कंट्रोल हो। तो दीज आर सम फैक्ट्स अबाउट मनी। इसको मज़ीद डिटेल में इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे इन्फ्लेशन, और ज़्यादा मनी से इन्फ्लेशन कैसे आती है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर कैसे ब्राइट है और क्यों जो लोग इसे डार्क फ्यूचर समझ रहे हैं उनके क्या पॉइंट्स हैं, इनको हम मज़ीद अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।